Hello dear students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar Sir. Today we will start a new chapter. Before this we have finished the physics chapter gravitation. अब आज today we are going to start biology. आज हम पढ़ने जा रहे हैं heredity and evolution chapter, science 2 chapter number 1 heredity and evolution. This chapter has two parts. आधा चैप्टर हेरिडिटी के बारे में है एंड द रिमेनिंग हाफ चैप्टर इज अबाउट एवोल्यूशन. दोनों में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है. जैसे हमने साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा ग्रेविटेशन, अब साइंस 2 का भी चैप्टर नंबर 1 हम पहले पढ़ लेंगे बायोलॉजी. ठीक है, जस्ट 1 मिनट. So we will now study heredity and evolution. Science 2 chapter 1 heredity and evolution. So let us first of all define heredity. 9th standard mein you have already studied what heredity is. What is heredity? Heredity is the transfer of physical and mental characteristics from parents to offsprings. Heredity का मतलब होता है transfer of physical and mental qualities. कौन सी क्वालिटीज ट्रांसफर हो रही है? फिजिकल क्वालिटीज भी ट्रांसफर हो रही है. फिजिकल क्वालिटीज का मतलब क्या है कि आपके पापा का रंग गोरा है और आपके मम्मी का रंग काला है समझो, या जनरली उल्टा होता है, आपके मम्मी का रंग गोरा है, आपके पापा का रंग काला है समझो. और आपका रंग गोरा है तो आप किसके जैसे दिख रहे हैं? मम्मी के जैसे दिख रहे हैं. तो या आप अगर काले दिख रहे हैं तो किसके जैसे दिख रहे हैं? पापा के जैसे दिख रहे हैं. तो पापा की या मम्मी की क्वालिटी हम में आ जाती है. फिजिकल क्वालिटी, मम्मी जैसी हाइट रह सकती है हमारी, या तो हमारी हाइट पापा जैसी रह सकती है. ठीक है, तो मम्मी की क्वालिटी या पापा की क्वालिटी हम में आ जाएंगी. उसको कहते हैं हेरिडिटी. कौन सी क्वालिटी आ सकती है? या तो फिजिकल क्वालिटी भी आ सकती है, देखने दिखाने वाली फिजिकल क्वालिटी, यानी हाइट या रंग या आंखों का कलर. आपके मम्मी की या पापा की आंखें नीली है और आपकी भी आंखें ब्लू कलर की है, तो आपके फिजिकल क्वालिटी आप में आ गई. कौन सी क्वालिटी है? फिजिकल, आंख वाली. या तो फिर हाइट आपकी मम्मी या पापा जैसी रहेंगी, या तो फिर आपका कॉम्प्लेक्शन, आपका फेयरनेस मम्मी या पापा जैसा रहेगा. तो उसको या तो दोनों जैसा भी रह सकता है अगर दोनों गोरे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसमें वेरिएशंस होते हैं. तो बात का कहने का मतलब ये है द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज ऑल्सो. मेंटल क्वालिटीज यानी अगर आपके पापा गुस्से वाले हैं, गर्म दिमाग वाले हैं, बहुत उनको चिड़चिड़ करते रहते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, तो आप में भी ये आदत आ सकती है. ये आदत भी जेनेटिक है. रिमेंबर, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, ये भी नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है कोई कोई लोगों को. याद नहीं रखना इतने आड़े टेढ़े नाम. अगर मम्मी पापा को बहुत चिड़चिड़ करने की आदत है और चिड़चिड़ करने के कारण उनका डाइजेशन खराब हो जाता है, तो ये आदत आप में भी आ सकती है. आपको भी बहुत चिड़चिड़ करने की, गुस्सा करने की, इरिटेशन करने की आदत होगी और इसके कारण आपका भी डाइजेशन खराब रह सकता है. तो ये मेंटल क्वालिटी है. तो गुस्से वाला, कोई लोग बोलते हैं ना इसके पापा बहुत गर्म खून वाले थे, बोलते बहुत झगड़ा करते थे, तो ये बच्चा, लड़का या लड़की, ये भी बहुत झगड़ा करता है या करती है क्योंकि इसके पापा जैसे है बोलते. तो फिजिकल क्वालिटीज़ भी हमारे पेरेंट्स से हम में आ जाती है और मेंटल क्वालिटीज़ भी आती है. सो व्हाट इज हेरिडिटी? ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज़. क्वालिटीज़ को हम साइंस के लैंग्वेज में वैसे ट्रेट बोलते हैं, TRAIT, ट्रेट. इसी लैंग्वेज में क्वालिटीज बोल रहा हूँ मैं. सो ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स. तीसरा वर्ड, ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी. ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे. सो ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी. और ये हेरिडिटी होती कैसे है? ये क्वालिटीज हमें आती कैसे है? तो देखो, जब अब आप लोग 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं एंड वी आर स्टडिंग बायोलॉजी, कुछ तो मुझे अनाप शनाप चीज़ें बोलने की परमिशन मिलनी चाहिए. तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 9th स्टैंडर्ड के मेल्स की बॉडी में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म्स, एंड फीमेल्स की बॉडी में ओवम यानी एग रहता है ना. एक जनवरी में एक दो ओवरीज होती है, हम 9th में पढ़ चुके, 10th में और डिटेल में हम पढ़ेंगे. मम्मी की बॉडी में एग्स होते हैं, एग्स रिलीज होते हैं. हर महीने में एक जनरली एक एग रिलीज होता है, एक एग रहता है. उस एग के अंदर में क्या रहता है? मम्मी की बॉडी में क्या रहता है? एग रिलीज होता है.
एक महीने में जनरली नॉर्मल कंडीशन में एक महीने में एक एग रिलीज होता। वो एक एग के अंदर क्या रहता है, तो उस एग के अंदर में डीएनए रहता है और दूसरी बहुत सारी चीज़ें भी होती है, लेकिन उसमें सबसे हमारे काम की चीज़ क्या है, उसमें रहता है डीएनए। और पापा रिलीज करते हैं स्पर्म। जब मम्मी और पापा की शादी होगी तो पापा की बॉडी से स्पर्म्स निकलेंगे और ये स्पर्म्स मम्मी की बॉडी में चले जाएंगे, और जब ये स्पर्म मम्मी की बॉडी में जाएंगे तो मम्मी की बॉडी में से एग आएगा उधर से, और इधर से पापा की बॉडी से स्पर्म आया, और ये एग और स्पर्म की मुलाकात हो जाएगी। एग और स्पर्म एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। जैसे स्पर्म और एग एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे तो पापा का जो स्पर्म था उसमें पापा का डीएनए था, और मम्मी का जो स्पर्म है उसमें मम्मी का जो एग है उसमें मम्मी का डीएनए है। पापा के स्पर्म में पापा का डीएनए है और मम्मी के एग में मम्मी का डीएनए है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक टाइप का एसिड होता है। पापा के स्पर्म में भी एसिड रहता और मम्मी के एग में भी एसिड रहता, तो उस एसिड का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब वो डीएनए में क्या रहता है, डीएनए क्या काम करता है, तो डीएनए में कोड लैंग्वेज में पूरी डिटेल्ड जानकारी रहती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम लोग एप्लीकेशन लिख के देंगे, उसमें हमारा बायोडेटा लिख के देंगे। एक्चुअली हमारा बायोडेटा तो हमारे डीएनए में होता है। बायोडेटा डीएनए में होता है। मतलब अगर मुझे किसी का डीएनए मिल जाए, सपोज मैं एक जेनेटिक इंजीनियर हूँ और मुझे किसी का डीएनए मिल गया, तो मैं उसके डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग करूंगा, डीएनए को डिकोड करूंगा, डीएनए को रीड करूंगा, उसके डीएनए की स्टडी करूंगा। और डीएनए कहाँ मिल सकता, स्किन का टुकड़ा, चमड़ी का टुकड़ा। समझो आप रास्ते से जा रहे थे और मैं भी उसी रास्ते से जा रहा था, जाते जाते मैंने क्या किया, बड़े बड़े नाखून थे और जाते जाते आपको स्क्रैच करके चला गया, आपका ध्यान भी नहीं था, आपको हल्का सा स्क्रैच लगा और स्क्रैच करने के कारण मेरे नाखून के अंदर आपके बॉडी का, चमड़ी का, स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया। फिर वो स्किन का छोटा सा टुकड़ा मैं घर ले जाऊंगा और अपनी लेबोरेटरी में ले जाऊंगा। उस लेबोरेटरी में से, स्किन के टुकड़े में से स्किन के सेल्स निकालूंगा, और वो स्किन के सेल के अंदर में, ये सब आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं। सेल के अंदर रहेगा न्यूक्लियस, 9th में पढ़ चुके आप ये सब। सेल के अंदर रहेगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर फिर मैं अच्छे से और अंदर जाकर ढूंढ कर निकालूंगा तो मुझे मिलेगा क्रोमोसोम। क्या मिलेगा मुझे, क्रोमोसोम मिलेगा। अगर ये सेल डिवाइड होने वाला था तो मुझे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा। और जिस तरह आप ऊन खरीदने जाते हो, वूल कपड़े, कोई लोग है ना, मम्मी स्वेटर बुनते हैं तो स्वेटर बुनने के लिए वो वूल खरीद के लाते हैं। ऊन कैसा रहता है, धागा लपेटा हुआ रहता है, एक में एक लिपटा हुआ रहता है, और उसको खोलते जाओ तो उसमें से क्या निकलता, धागा, थ्रेड निकलता। वैसे ही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सब आप 9th में पढ़ चुके हो। देयर आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये प्रोटीन है गोल गोल अंडे वाले, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स, गोल बॉल शेप, स्फेरिकल शेप प्रोटीन्स है, और प्रोटीन के ऊपर धागा लपेटा हुआ है, गोल 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 गोल। और ये थ्रेड को, ये धागे को अगर खोलकर मैं देखूं अच्छे से तो पता चलेगा ये डीएनए है। डीएनए कैसा दिखाई देता, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, चोटी की तरह। जैसे गर्ल्स लोग चोटी डालते हैं ना, एक में दूसरी में ऐसी चोटी लपेटते हैं, तो ये कुछ गर्ल्स चोटी डालते हैं तो वैसे चोटी की तरह डीएनए दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप फेयर एंड लवली खरीद के लाते हो चेहरे पे लगाने के लिए क्रीम, फेयर एंड लवली क्रीम, तो उस पर भी डीएनए का पिक्चर बना हुआ है। हालांकि वो डीएनए का पिक्चर बना है, बस उसके बारे में और ज्यादा नहीं कहते हम। सो डीएनए का पिक्चर बना हुआ है। सो व्हाट इज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कितनी चीजों से मिलकर बना है, 2 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी, बीच में है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहते, प्रोटीन रहते, गोल गोल बॉल की तरह प्रोटीन रहते, और वो प्रोटीन के ऊपर क्या लपेटा हुआ है, डीएनए लपेटा हुआ है। डीएनए बहुत लंबा रहता है और वो कम जगह में उसको एडजस्ट करना है, तो ये बॉल के ऊपर डीएनए सा लपेटा हुआ रहेगा, ऐसा गोल 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 गोल। तो डीएनए जब ऐसा लपेटा हुआ होगा तो डीएनए प्लस प्रोटीन दोनों मिला के बन जाता है क्रोमोसोम। तो अगर मैं आपके बॉडी का, स्किन का एक टुकड़ा ले लिया मैंने और मेरी लेबोरेटरी में ले गया, उसमें से सेल देखा, सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखा मुझे, और न्यूक्लियस के अंदर मुझे क्रोमोसोम दिखा, और वो क्रोमोसोम को मैंने निकाल लिया और उसका खींच के देखा, मान लो ऐसा, इतना आसान नहीं है ये सर, और मैंने वो क्रोमोसोम को खींचा, तो जैसे खींचा तो उसमें से धागा ही धागा निकल रहा है। क्रोमोसोम
एक जैसे चक्री पर मंजा लपेटा होता है, पतंग उड़ाने वालों का चक्री पे मंजा लपेटा होता, तो धागा खींचते जाओ चक्री घूमते जाती है और उसमें से मंजा निकलते जाता। तो जैसे मैंने क्रोमोसोम का ये डीएनए का टुकड़ा पकड़ा ऊपर से और उसको खींचना चालू किया, तो मैं खींचता जा रहा हूँ, तो यहाँ से वो अनवाइंड हो रहा है, डीएनए जो है वो खुल रहा है और खुलते जा रहा, लंबा धागा जैसा डीएनए, बहुत लंबी सब अलग होगी, बाद में प्रोटीन अलग निकल गया और डीएनए अलग निकल गया। तो मेरे हाथ में क्या आ गया, डीएनए का लंबा सा टुकड़ा आ गया। फिर मैंने वो डीएनए के लंबे से टुकड़े को सीधा करके देखा, ये देखो चोटी की तरह लपेटा हुआ है। तो मैंने डीएनए की चोटी खोला, और डीएनए की चोटी खोल के उसको सीधा कर दिया। पहले देखो कैसा है डीएनए, एक दूसरे में ट्विस्टेड है, ऐसा एक में चोटी फंसी हुई है ना, ऐसे गोल गोल ट्विस्ट किया हुआ है। मैंने ये ट्विस्ट को खोल के सीधा करके देखा, तो मुझे डीएनए में क्या दिखाई दे रहा, मुझे डीएनए में दिखाई दे रहा कि इधर शुगर फॉस्फेट होता है, और बीच में मुझे ये चार चीजें दिखाई दे रही, CGATGCTA, इसमें मुझे चार नाम दिखाई दे रहे, CAGT। तो मैंने सोचा ये चार नाम क्या है, तो फिर मैंने उस पर रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि A इज अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड अडेनिन। अडेनिन क्या है, ये चारों केमिकल्स क्या है, सो ऑल दीज फोर आर, देखो डीएनए की चोटी मैंने देखा तो ये ऐसी थी लपेटी हुई, ऐसी एक दूसरे में, जैसे फेयर एंड लवली पे बना होता है डीएनए, ठीक है। फिर वो डीएनए की चोटी को खोल दिया मैंने, ये चोटी को खोल दिया तो ऐसा सीधा दिखेगा मुझे डीएनए, तो ये डीएनए ऐसा दिखाई दे रहा है, डीएनए ऐसा दिखता है। ये सबसे पहले किसने कहा, तो ये सबसे पहले कहा वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक दो बायोलॉजिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि डीएनए ऐसा दिखता है, बोले जैसे फेयर एंड लवली पे बन के आता वैसा डीएनए ये ऐसा रहता है बोले, और उसमें चार केमिकल्स होते हैं बोले, वैसे तो दूसरे भी है, शुगर भी होती है, फॉस्फेट भी होता है, और उसमें चार नाइट्रोजन बेसेस होते हैं बोले, 4 नाइट्रोजन बेसेस। अब बेस क्या होता है और एसिड क्या होता है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, 9th स्टैंडर्ड में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 5 एसिड्स एंड बेसेस के बारे में। एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। अगर हमारे पेट में एसिडिटी होगी, इसका मतलब हमारे पेट में बहुत सारा एसिड बन गया, और एसिडिटी होने से पेट में जलन होती है, ऐसा लगता है पेट में आग लग रही है ना। और फिर हम क्या करते हैं, हम इनो पी लेते हैं, इनो पानी में मिलाकर इनो पी लेते हैं। तो इनो क्या करता है, पेट के एसिड को शांत कर देता है, एसिडिटी को, पेट में अब ठंडक महसूस होती है। तो ये जो जल रहा था पहले एसिडिटी के कारण, अब इनो पानी में मिलाकर पी लिए, इनो का पाउडर, तो अब अच्छा क्यों लग रहा है। या बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं मिलाकर, बेकिंग सोडा ले लिए तो भी ठीक हो जाता। नींबू शरबत पी सकते हैं, ठंडा दूध पी सकते हैं, बहुत सारे उसका पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हो। तो जैसे हमने इनो पाउडर पी लिए तो हमारी एसिडिटी ठीक हो गई, शांत हो गया, पेट में ठंडक लग गई। ये एसिडिटी शांत क्यों होगी, क्योंकि एसिड को कैंसल करने वाला एक केमिकल रहता है, उस केमिकल को बेस कहा जाता है, ठीक है। जो केमिकल एसिड को कैंसल कर सकता है वो बेस होता है। तो हमारा जो डीएनए होता है, उस डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, 4 ऐसे केमिकल, ये बेस है ना। बेस यानी जो एसिड को कैंसल कर सकता है, अगर वो इक्वल क्वांटिटी में हो तो और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में हो और इक्वली स्ट्रॉन्ग हो तो। ए यानी अडेनिन एक नाइट्रोजन बेस है, यानी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसमें नाइट्रोजन नाम का नाइट्रोजन एटम्स पाए जाते हैं, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है, और ये एक बेस है, एसिड नहीं बेस है। ग्वानिन क्या है, ये भी एक नाइट्रोजन बेस है। ये 9th में पढ़ चुके, अब मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको 9th का, ये क्योंकि मुझे लग रहा है कि 10th का पढ़ाने से पहले 9th का एक बार याद दिलाना जरूरी हो सकता है 9th स्टैंडर्ड में कोई स्कूल में ये चैप्टर पढ़ाए ही नहीं होंगे। वैसे तो बहुत से लोग पढ़ाते हैं, उनको मालूम है ये 10th में आता है, या हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ने 9th में ध्यान ही ना दिया हो, और अब अच्छे से समझना जरूरी है, कंपलसरी, क्योंकि ये चैप्टर हमको समझना है। सो अडेनिन इज अ नाइट्रोजन बेस, ग्वानिन भी एक नाइट्रोजन बेस है, साइटोसिन भी एक नाइट्रोजन बेस है, और थायमिन भी एक नाइट्रोजन बेस है। ये 4 नाइट्रोजन बेसेस है, चारों भी केमिकल्स है। ये चारों केमिकल्स एसिड को कैंसल कर सकते हैं अगर इक्वली स्ट्रॉन्ग और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में, इक्वल क्वांटिटी में हो तो, ठीक है। और ये चारों नाइट्रोजन बेसेस हमेशा कैसे जुड़े होते हैं, और इनकी डिटेल मैं नहीं बता रहा, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स वगैरह वो पढ़ना अभी कोई ज़रूरी नहीं है, 10th में उसका कोई नाम नहीं आया है।
तो सी की जोड़ी हमेशा जी से लगेंगी। सी साइटोसिन की जोड़ी हमेशा किससे लगती है? जी से लगती है। डीएनए का डायग्राम बनाने के लिए एग्जाम में आता है, रिमेंबर। तो डीएनए का डायग्राम जब हम ऐसा वाला बनाते हैं तो उसमें सी की जोड़ी हमेशा जी से लगाना, और उनके बीच में क्या रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड समझते हैं ना आपको? अभी जब अपन केमिस्ट्री चालू करेंगे, रिमेंबर आई एम अंसार सर, मैं आपको फिजिक्स का एक ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा दिया, अभी मैं आपको बायो पढ़ा रहा हूँ, एंड केमिस्ट्री के भी जब चैप्टर चालू होंगे तो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। एंड डोंट वरी, हर चीज अच्छे से पढ़ेंगे हम, हर चीज समझेंगे, और हमारा एम क्या है? साइंस में फुल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेना। अपनी ट्यूशन में इससे पहले कई स्टूडेंट्स ऐसे मार्क्स, अच्छे मार्क्स ले चुके हैं, हर साल लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कोशिश करोगे तो आप लोग भी अच्छे मार्क्स, आउट ऑफ फुल 100 मार्क्स 99, 98 मार्क्स आप भी स्कोर कर सकते हो सकता है आप में से कुछ लोग होंगे जो नहीं कर सकते होंगे, लेकिन मोस्ट मेजॉरिटी तो आप में से कर सकती है, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब देखो, सी की जोड़ी हमेशा जी से लगती है, ए की जोड़ी हमेशा टी से लगती है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और देखो मैंने क्या किया, सी जी ए टी, अब उल्टा कर दिया, जी सी टी ए, फिर सी जी, फिर से वैसा सी जी ए टी जैसा, जी सी टी ए। अभी हमने क्या कहा था कि हमारे डीएनए में पापा का डीएनए आया, कहाँ से आया? पापा के स्पर्म में पापा का डीएनए था, मम्मी के एग में मम्मी का डीएनए था। अब डीएनए में क्या होता? तो डीएनए में कोड लैंग्वेज में छुपी हुई होती है बायोडेटा, इंफॉर्मेशन। यानी आपके स्किन का टुकड़ा मैंने चोरी करके ला लिया, स्क्रैच करके, वो डीएनए की स्टडी कर रहा, तो मुझे ये पता चल जाएगा डीएनए का स्टडी करके, आपके बारे में मुझे बहुत कुछ पता चलेगा। वो डीएनए के स्टडी से मुझे पता चलेगा कि डीएनए में कोड लैंग्वेज में लिखा रहता है कि हमारी हाइट कितनी रहेगी, कितने फीट टॉल रहेंगे हम या शॉर्ट रहेंगे, हम शॉर्ट हाइट के रहेंगे या टॉल हाइट के रहेंगे। ये कहाँ लिखा होता है? डीएनए में। कौन सी भाषा में होता है? इंग्लिश में होता है, या हिंदी में, या मराठी में, या उर्दू में, संस्कृत में? कौन सी लैंग्वेज में लिखा होता है? कोड लैंग्वेज में लिखा होता है। ठीक है, कोड लैंग्वेज में लिखा होता है कि हमारी हाइट कितनी रहेगी। कहाँ लिखा होता है? डीएनए में। फिर डीएनए में ये भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि हमारी आंखों का कलर कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा, ब्लैक रहेगा, ब्राउन रहेगा, या और कोई कलर रहेगा। ये कोड लैंग्वेज में लिखा रहता। हमारे डीएनए में और क्या लिखा रहता? तो हमारे डीएनए में ये भी लिखा रहता कि हमारे लिप्स कैसे रहेंगे। ये देखो यहाँ पर, हमारी हाइट टॉल रहेंगी या शॉर्ट रहेंगी, ये हमारे डीएनए में लिखा रहेगा। हम फेयर रहेंगे, गोरे रहेंगे, या डार्क रहेंगे, हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क रहेगा या गोरे रहेंगे, फेयर रहेंगे, ये हमारे डीएनए में लिखा होता है। हमारे लिप्स कैसे रहेंगे? आपने लोगों के होठों पे ध्यान दिया क्या? लोगों के लिप्स दो टाइप्स के होते हैं। कुछ लोगों के लिप्स ऐसे सीधे सपाट होते हैं, ऊपर के जो लिप्स होते हैं ना ऐसे सीधे रहते हैं, और कुछ लोगों के लिप्स पर ध्यान दोगे आप तो दिल वाले लिप्स रहते हैं। दिल वाले यानी ये यहाँ से ऐसे आते हैं और यहाँ से चोंच बन जाती है हल्की सी, दिल जैसा। ये देखो मैंने डायग्राम में बनाया यहाँ पे दिल। तो ये क्वालिटीज जो होती है लिप्स की, दो टाइप्स के लिप्स होते हैं। तो हमारे कौन से वाले लिप्स रहेंगे हमारे, ये डीएनए डिसाइड करता है। ये डीएनए में कोड लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि हमारे लिप्स कौन से वाले रहेंगे। ब्लैक आइज रहेंगी या ब्लू आइज रहेंगी, ये डीएनए डिसाइड करता है हमारा। फिर हमारे ईयरलोब्स फ्री रहेंगे या अटैच रहेंगे। फ्री ईयरलोब्स और अटैच्ड ईयरलोब्स का मतलब समझता है आपको? फ्री ईयरलोब्स, वैसे तो मैंने पूरा बोर्ड भर दिया इससे। फ्री ईयरलोब्स यानी ये आपका चेहरा है, तो कुछ लोगों के कान ऐसे होते हैं और नीचे ऐसा गोल बना होता है ऐसा, इसमें ईयररिंग पहनते हैं, कान का नाक का जो भी है, मतलब कैसा ऐसा रहता है और ऐसा, और एक गोल बना रहता है, ये गोल, फिर सेकंड छोटा सा गोल। तो ऐसे जिसके कान रहते हैं उसको बोलते हैं इनके ईयरलोब्स फ्री है। ईयरलोब्स फ्री है। फ्री ईयरलोब्स यानी ऐसा एक गोल और बना रहता, कान के नीचे में गोल बना रहता। कुछ लोगों के ईयरलोब्स जो रहते हैं, कान के ये वाले जो रहते हैं ना, जिसमें कान का नाक का ईयररिंग पहनते हैं, सॉरी नाक का नहीं, कान का ईयररिंग पहनते हैं, तो उन लोगों के, कोई लोगों के कान डायरेक्ट ऐसे चिपके हुए रहते, ऐसा गोल बना नहीं रहता, सीधे सीधे ऐसे रहते, यहाँ से कान आता और ऐसा सीधे चिपक जाता। ये देखो इस पर्सन के कान में गोल नहीं बना ऐसा वाला। तो ऐसे ईयरलोब जो होते हैं इनको बोलते हैं अटैच्ड ईयरलोब। अटैच्ड ईयरलोब, अटैच्ड ईयरलोब्स। अटैच है कान में गोल नहीं बना, सीधे कान आए और अटैच हो गए, यहाँ पे चिपक गए। तो अब अगर आप किसी शादी में जाते हो, किसी दावत में जाते हो, किसी कोई पार्टी में जाते हो, शादी वाली पार्टी में, और वहाँ वर वधू दोनों बैठे हैं, दुल्हन दूल्हा बैठे हैं, और आप जाना दुल्हन और दूल्हे के कान पे ध्यान देना अच्छी तरह से, और आप उनको एक भविष्यवाणी करके आ सकते हो।
कौन सी भविष्यवाणी? अगर आपको दूल्हे के कान ऐसे दिखाई दे रहे, वर के, हस्बैंड के, ब्राइड ब्रूम के, ब्राइड ब्रूम बोलते हैं, ब्राइड ग्रूम बोलते हैं, ब्राइड ग्रूम बोलते हैं, ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा, जो कुछ समय बाद ब्राइड ग्रूम बन जाता, झाड़ू बन जाता पत्नी की, मजाक कर रहा हूँ। सी, तो ये वाला जो है कान, उसके नीचे क्या है? फ्री ईयरलोब। अगर आपको दूल्हे का कान ऐसा दिखाई देता और दुल्हन का कान ऐसा है, वाइफ जिसकी शादी हो गई लड़की, उसका कान ऐसा दिखाई दे रहा है अटैच, तो आप उनको जाके भविष्यवाणी कर देना, बोलना आज आपकी शादी हुई, आपके जितने बच्चे होंगे वो पूरे बच्चों के कान फ्री रहेंगे। यानी फ्री ईयरलोब वाले की शादी अटैच ईयरलोब वाले से हुई तो बच्चों के कान कैसे रहते? फ्री ईयरलोब से। क्यों? क्योंकि फ्री ईयरलोब की क्वालिटी डोमिनेंट होती है। अब मुझे ये नहीं पूछता सर ये डोमिनेंट क्या है, 9th स्टैंडर्ड में आप ये सब कुछ पढ़ चुके हो, ठीक है, मैं याद दिला देता हूँ। फ्री ईयरलोब्स भारी पड़ जाते हैं और अटैच ईयरलोब्स छुप जाते हैं। तो जब भी फ्री ईयरलोब वाले की शादी अटैच ईयरलोब वाली से होती है तो इनके जितने बच्चे पैदा होंगे, 2 4 5 10 20 50, मजाक कर रहा हूँ, तो जितने बच्चे पैदा होंगे उतने बच्चों के कान कैसे रहेंगे? फ्री। तो फ्री वाले की शादी अटैच वाले से हो तो बच्चे कैसे रहते? फ्री रहते। और अगर फ्री ईयरलोब वाला दूल्हा भी फ्री वाला है और दुल्हन भी फ्री वाली है, तो दूल्हा फ्री दुल्हन फ्री दोनों फ्री, तो बच्चे कैसे? फ्री। फ्री यानी फ्री ईयरलोब्स वाले बच्चे फ्री रहेंगे, ठीक है। तो दुल्हन के फ्री, दूल्हे के फ्री, तो बच्चे फ्री। दुल्हन के अटैच, दूल्हे के फ्री, तो बच्चे फ्री। दुल्हन के फ्री, दूल्हे के अटैच, तो भी बच्चे फ्री। अटैच ईयरलोब कब होंगे? अगर दूल्हे के कान भी ऐसे चिपके हुए अटैच और दुल्हन के कान भी अटैच है, मेरे कान फ्री है, दुल्हन के अटैच है और दूल्हे के भी अटैच है, तो दुल्हन दूल्हा दोनों अटैच, तो इनके बच्चों के कान भी अटैच रहेंगे। तो याद कैसा है? फ्री फ्री फ्री, फ्री अटैच फ्री, अटैच अटैच अटैच। कहानी समझ रहे हो? तो ये किसने बताया? ये बताने वाले अंकल थे जिनका नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल। इनका नाम और इनका फोटो आप 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले देख चुके हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने क्या किया था? ये चर्च के फादर बनने थे। पहले ये स्कूल टीचर बनना चाहते थे, इन्होंने उसकी एग्जाम में अपीयर हुए। स्कूल टीचर बनने के लिए उस समय एग्जाम होती थी, वो एग्जाम में अपीयर हुए, लेकिन उनको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए। तो इन्होंने सोचा क्या किए, तो ये फादर बन गए चर्च के। और फिर चर्च में सरमन देते थे, ये भाषण देते थे चर्च में। और फ्री टाइम में क्या काम करते थे? तो फ्री टाइम में ये अपने पापा के गार्डन में, इनके पापा का बटाने की फली का, मटर की फली बोलते, बटाने की फली, अभी मौसम चला गया उसका, आती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तेल डालकर तवे पे उसको गर्म करके और नमक डाल के फिर बहुत अच्छी लगती है वो। तो देखो ग्रेगर जोहान मेंडल, इनके पापा का पी प्लांट का गार्डन था, PEAP, बटाने के प्लांट का गार्डन था। ये गार्डन में घूमे और इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा प्लांट दिखा इनको, बटाने का प्लांट, और एक बड़ा प्लांट बटाने का। तो इन्होंने कहा अरे बटाने का प्लांट छोटा भी रहता और बड़ा भी रहता। छोटा रहता है ना, ऐसा नहीं कि वो 1 साल के बाद बड़ा हो जाएगा, 2 महीने के बाद बड़ा हो जाएगा। हालांकि बटाने का प्लांट जल्दी डेवलप होता है, जल्दी फल फूल आते हैं उस पर। तो एक बौना प्लांट था, एक्चुअली वो बौना था ना, बाय बर्थ वो प्लांट, उसमें उसका DNA कहता था कि तू छोटा ही रहना हमेशा, तू बड़ा मत होना। तो उसमें क्या था, एक प्लांट हमेशा छोटा रहने वाला था, बौना बोलते ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ प्लांट था, शॉर्ट पी प्लांट था। और एक पी प्लांट देखे तो ये बड़ा टॉल पी प्लांट। तो इन्होंने क्या किए, शॉर्ट पी प्लांट की शादी टॉल पी प्लांट से कर दी है। क्या आपको मालूम है प्लांट्स की भी शादी होती है? क्या आपको मालूम है प्लांट्स में भी मम्मी पापा रहते हैं? प्लांट्स में मेल भी रहता है, प्लांट में फीमेल भी रहती है। मेल प्लांट की शादी फीमेल प्लांट से होती है, हाँ, और फीमेल प्लांट की शादी मेल प्लांट से होती है। और जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स में स्पर्म और एक मिल के चाइल्ड बनता है, इस तरह प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में भी मेल से, अब वो आपने 9th में पढ़े नहीं मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं भारी नाम नहीं लेता हूँ। जैसे पापा की बॉडी से स्पर्म आता, वैसे मेल प्लांट में से पोलन ग्रेन आता है। और जैसे मम्मी की बॉडी में एग रहता, ओवम रहता है, रिलीज होता है, उसी तरह से फीमेल प्लांट फीमेल पार्ट जो है प्लांट का, उसमें एग रखा रहता है, ठीक है। और फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ पर रहते हैं? प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ रहते हैं? तो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं उनके फ्लावर्स, फूलों में रहते।
ठीक है। जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं जहाँ चाइल्ड वाइल्ड बनने का काम होता है, तो उसी तरह से प्लांट्स में भी फ्लावर्स होते, फूल होते। और फूल क्या रहता है, एक फूल मेल रहेगा एक फूल फीमेल रहेगा, या दोनों भी रह सकता है। तो मेल पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे गिर जाते हैं, स्टिग्मा से फिर वो नीचे नीचे स्टाइल में से होके ओवरी में मिलते हैं। ये सब 9 पे पढ़ लिया। और उसको फ्रूट लगता है, फ्रूट में सीड रहता है और सीड के अंदर में प्लांट का बच्चा छुपा हुआ होता है। फिर उसको सीड को जमीन में लगाओ तो बच्चा बड़ा होके प्लांट बन जाता है। चलो हम कहानी दूर चली जा रही है। तो इन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट लिया एक गार्डन में से और एक शॉर्ट प्लांट। तो टॉल प्लांट के पोलन ग्रेन शॉर्ट प्लांट में डाल दिए, शॉर्ट प्लांट की स्टिग्मा में डाल दिए। तो टॉल प्लांट की शादी किससे कर दी इन्होंने, शॉर्ट प्लांट से कर दिए। इंतजार किए बच्चे होने का। अब क्या हुआ, फिर वो पोलन ग्रेन, टॉल प्लांट के पोलन ग्रेन शॉर्ट प्लांट की स्टिग्मा में डाल दिए। कुछ समय तक इंतजार किए, फूल से फल बना, फल यानी फली बनी। फली खोले तो 4 बटाने निकले। वो 4 बटाने गड्ढा खोद खोद के 4 बटाने जमीन में डाल दिए, बो दिए। He sowed the seeds in the soil. उन्होंने चारों बटाने जमीन में बो दिए और मिट्टी से पैक कर दिए उसको, उस पर पानी डाले। कुछ दिनों बाद देखिए 4 प्लांट्स लगे बटाने के और इंतजार किए कुछ समय, तो 4 प्लांट्स बड़े हुए। और बड़े कैसे हुए, जो बड़े बड़े 4 प्लांट्स हुए, इतने बड़े बड़े। तो इन्होंने कहा अरे ये प्लांट के मम्मी तो छोटे थे और पापा बहुत लंबे थे। लंबे पापा की शादी हमने छोटे मम्मी से कर दिए थे, प्लांट की, है ना। मेल प्लांट की शादी फीमेल प्लांट से, बड़े की शादी छोटी प्लांट से कर दिए थे। तो इनके बच्चे मम्मी पर कोई भी नहीं गया, सबके सब बड़े बड़े पैदा हुए। 4 बटाने निकले, 4 बटाने जमीन में लगाए तो 4 झाड़ पैदा हुए। 4 झाड़ पैदा हुए मतलब 4 बच्चे हैं वो, और चारों बच्चे बड़े बड़े पैदा हुए। तो इन्होंने कहा कि ये चारों बच्चे बड़े पैदा हुए, इसका मतलब क्या है कि जब भी बड़े प्लांट की शादी छोटे प्लांट से करो तो फर्स्ट जनरेशन में बड़े बच्चे पैदा होते। इसका मतलब बड़ा, टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस, शॉर्टनेस। यानी जब भी टॉल प्लांट की शादी शॉर्ट प्लांट से करो तो पहली पीढ़ी में जो बच्चे पैदा होते हैं पूरे टॉल बच्चे पैदा होते हैं। उसी तरह से फ्री ईयरलोब वाले की शादी अटैच ईयरलोब वाले से करे तो बच्चे फ्री पैदा होते हैं। फ्री यानी फ्री ईयरलोब वाले बच्चे पैदा होते हैं, अर्थ का अनर्थ मत करना। और फिर उसके बाद तो ये इन्होंने कहा फ्री ईयरलोब वाले की शादी अटैच ईयरलोब। अच्छा, थंब भी रहता, देखो मैं अंगूठे में उंगलियों में उंगली फंसा देता हूँ, अंगूठे में अंगूठा फंसा देता हूँ। तो मेरा देखो कौन सा थंब ऊपर है, राइट वाला थंब ऊपर है। ये देखो राइट वाला थंब ऊपर है मेरा और लेफ्ट वाला थंब नीचे। ये दरवाजे में दब गया था जब मैं 1 साल का था। तो देखो ये राइट वाला थंब ऊपर है, लेफ्ट वाला थंब नीचे है, राइट ऊपर है। तो राइट वाला थंब ऊपर है। आप अगर आपका मिलाकर देखो, मम्मी पापा को मिलाने लगाओ तो देखो हो सकता है कुछ लोगों का लेफ्ट वाला थंब ऊपर आएगा। तो लेफ्ट वाला थंब ऊपर आएगा या राइट वाला थंब ऊपर आएगा, ये भी कौन डिसाइड कर रहा है, डीएनए डिसाइड कर रहा है। तो डीएनए में कोड लैंग्वेज में पूरी जानकारी होती है। तो आपके स्किन का टुकड़ा मिला तो मुझे उससे आपकी जानकारी मिल जाएगी। मुझे पता चलेगा कि आपकी आंखें कौन से कलर की है, आपकी हाइट कितनी हो सकती है, आप टॉल है या शॉर्ट है, आपकी ईयरलोब फ्री है या अटैच है। अगर मैं वो पूरा डीएनए को स्टडी कर सकता हूँ तो आप फेयर है या डार्क है, ये सब मुझे पता चलेगा। कहाँ से पता चला, डीएनए से पता चला। चलो डीएनए को देखते हैं। तो सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहता है। क्रोमोसोम काहे से बनता है, प्रोटीन से और डीएनए से बनता है। तो डीएनए को खींचे तो ये लंबी चोटी निकली। ये लंबी चोटी में क्या दिखा, तो ATCG TAGC ATCG TAGC, ये कोड लैंग्वेज है। ये कोड लैंग्वेज में क्या लिखा है, ये जो ATCG TAGC बता रहे हैं हम, ये जो केमिकल्स है, ये केमिकल की कोड लैंग्वेज में क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है हमारी हाइट कैसी रहेंगी, आंखें कैसी रहेंगी, हमारे लिप्स कैसे रहेंगे, और वगैरह वगैरह हमारी पूरी क्वालिटीज के बारे में इसमें बायोडेटा होता है। ठीक है। ये डीएनए की चोटी को मैंने सीधा करके देखा। जब डीएनए की चोटी को सीधा करके देखा तो ये C की जोड़ी G से ट्रिपल बॉन्ड, A की जोड़ी T से है डबल बॉन्ड, G की जोड़ी C से है ट्रिपल बॉन्ड, T की जोड़ी A से है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो थायमिन अडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, अडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन, ये नाम याद रख लेना। ये वैसे तो 9th के नाम है, 9th स्टैंडर्ड में भी दिए थे, आपको याद हो गए होंगे। ठीक है। उसके बाद इसको अगर मैंने और डिटेल में स्टडी करना चाहा, मैंने सोचा कि ये डीएनए तो पहले तो ऐसा दिख रहा था, फेयर एंड लवली वाला डीएनए, फिर ऐसा दिख रहा है। अब मैं इसको और अच्छे से डिटेल में स्टडी करता तो ये डिटेल में ये पिक्चर बन जाता है, ये डायग्राम बन जाता है। ये वाटसन एंड क्रिक ने समझाया था, बोले डीएनए ऐसा दिखता है। बोले क्या दिखता है डीएनए, डीएनए में होता है पेंटोज शुगर।
पेंटोज शुगर यानी वैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, अपन ग्लूकोज खाते हैं जो C6H12O6, उसमें कार्बन कितने 6 है ना। और जनरली शुगर वाली चीज का नाम ओज में खत्म होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, डेक्सट्रोज, माल्टोज, ओज, ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज जो शुगर होता है उसमें कितने कार्बन रहते 6, लेकिन ये जो शुगर है, ये जो शुगर इसमें 5 कार्बन है। ये देखो यहाँ पर एक कार्बन रहेगा, यहाँ एक कार्बन रहेगा, यहाँ एक कार्बन रहेगा, ये कोने पे कार्बन रहेगा, ये वर्टेक्स पे कार्बन रहेगा। तो अलग अलग 5 कॉर्नर्स पर 5 कार्बन, एक एक कार्बन आइटम रहेगा। तो इस शुगर को बोलते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज, पेंटा यानी 5 होता है, आपको मालूम है पेंटागन, ये पेंटागन बना ना मैथ्स का। तो पेंटोज शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। तो ऐसे और आगे रहेगा फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। और ये देखो ये शुगर उल्टी है नीचे, है ना, शुगर उल्टी है। अब अपनी बुक में बहुत डिटेल में पढ़ाने की मनाही है, बोले 3 प्राइम क्या होता, 5 प्राइम क्या होता, ये सब नहीं पढ़ाना है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड वगैरह इतना डिटेल में तो आपको बायोलॉजी में कब पढ़ना है, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है डिटेल में। इसी अपनी 10th की बुक में ज्यादा नहीं दिया, तो इसलिए ये याद रखना कि ये जो हमने बनाए हैं ऐसे पेंटागन, ये उल्टे वाले बनाएंगे इधर, है ना, उल्टे पेंटागन बनाए। पी यानी क्या है, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, उधर ऊपर और फॉस्फेट रहेगा। ये देखो ये सीधा बना है, ये पेंटागन का नोक जो ऊपर है, शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट, ऐसा चलता रहेगा। फिर सी, अब हमने इसको नाम कोई शेप दे दिए कुछ भी। सी की जोड़ी कैसे लगती है, हमेशा जी से, कितने बॉन्ड्स रहते, ट्रिपल बॉन्ड। ए की जोड़ी टी से, जी की जोड़ी सी से, टी की जोड़ी ए से, ठीक है। सी की जोड़ी जी से, ए टी, जी सी, टी ए, यानी ए टी या टी ए, सी जी या जी सी, लेकिन जोड़ी हमेशा ए की टी से रहेगी या टी की ए से रहेगी, सी की जी से रहेगी या जी की सी से रहेगी, बस ऐसा ही हो सकता है। तो ये है डीएनए का लंबा स्ट्रक्चर, ठीक है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और ये नाइट्रोजन बेस। अब एक चीज ध्यान दो, न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ये सब 9th में हो चुका है एक्चुअली। ये देखो, एक शुगर, एक फॉस्फोरिक, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेसेस कितने होते हैं, 4, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। 4 नाइट्रोजन बेसेस में से ये कितना है, थायमिन है। तो एक नाइट्रोजन बेस, एक फॉस्फेट और एक शुगर, ये तीनों को मिला के बोला जाता है, ये तीनों को मिला के बोला जाता है 1 न्यूक्लियोटाइड, NuCleo, न्यूक्लियोटाइड। कौन सा टाइड, न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। इधर भी क्या रहेगा फिर, इधर भी क्या रहेगा, फॉस्फेट, शुगर एंड एडेनिन। ये भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, 1 न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये इधर भी एक न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड। ये भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोरिक, फॉस्फेट, शुगर, ग्वानिन। और इधर भी क्या है, साइटोसिन, शुगर एंड फॉस्फेट। ये क्या हुआ, सेकंड न्यूक्लियोटाइड, सेकंड न्यूक्लियोटाइड। मैंने नीचे से गिनती चालू किया, मैंने उल्टी गिनती चालू किया। और ये भी क्या है, सेकंड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। याद ज्यादा मत रखना, जितना होता है बजट में उतना ही याद रखना। प्रैक्टिस करने के लिए डायग्राम बना सकते हैं, डीएनए का ये वाला डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी। तो अब ध्यान से समझो, ये 9th का है, 9th में पढ़े थे आपने। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये ऊपर भी क्या है, ये भी 1 2 3, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड। ऊपर भी बन जाएगा, पी लगा देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। So what is DNA? DNA is a sequence of nucleotides, chain of nucleotides. न्यूक्लियोटाइड का एक लाइन से न्यूक्लियोटाइड, 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 लेफ्ट में भी न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, राइट में भी न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। और डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल यानी 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। डीएनए के कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, 2। ये फर्स्ट स्ट्रैंड और ये सेकंड स्ट्रैंड। स्ट्रैंड यानी पट्टा, कितना पट्टा रहता है, एक पट्टा और दूसरा पट्टा, ठीक है, दो पट्टे रहते, 2 बेल्ट्स रहते, 2 स्ट्रैंड्स रहते, 2 धागे रहते।
ये स्ट्रेट वाले बताए अपन ने। और ये दो धागे कैसे हैं, ये देखो ये वाला ऐसा लपेटा हुआ, ये वाला इसको कलर करके दिखाओ। ये रेड कलर, वेयर आर यू, हियर आई एम, हाउ डू यू डू, रेड कलर, ये हो गया रेड कलर, ठीक है। और इधर में दूसरा वाला ग्रीन कलर, वेयर आर यू। आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, फिर भी इमेजिन कर लो मेरे बोलने पर से कि ग्रीन कलर है, अच्छे से नहीं दिख रहा हूँ आपको। तो एक स्ट्रैंड कौन से कलर का बनाया मैंने, रेड कलर का बनाया। दूसरा स्ट्रैंड कौन से कलर का बनाया, ग्रीन कलर का बनाया। तो डीएनए में कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, डबल, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, STRAND, स्ट्रैंड यानी पट्टा। डीएनए के 2 पट्टे रहते हैं, 2 बेल्ट्स रहते हैं, एक दूसरे में लपेटे हुए होते हैं। उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस की पेयर है, पेयर यानी जोड़ी, C की जोड़ी G से, तो ये नाइट्रोजन बेस पेयर है, ये भी पेयर है, ये नाइट्रोजन बेस की पेयर है, नाइट्रोजन बेस की पेयर है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, फॉस्फेट, शुगर और कोई भी एक नाइट्रोजन बेस, चारों में से। तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब मैं आपको और क्या पढ़ो, देखो इतिहास हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, इतिहास दिया है। ग्रेगर जोहान मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी ग्रेगर जोहान मेंडल को डीएनए क्या ही मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि बोले अरे बाबू, जब बोले ये बड़े प्लांट की शादी ये छोटे प्लांट से कर दो ना, बोले तो फर्स्ट जनरेशन में ये बड़े बड़े बच्चे पैदा होते, बोले ये बड़े बड़े झाड़ लगते, बोले जब बड़े झाड़ की शादी छोटे झाड़ से कर दिए तो फिर उन्होंने क्या किए और शादियाँ की। उनका पूरा वही काम करते थे। वो कौन सा काम करते थे, टॉल प्लांट की शादी शॉर्ट प्लांट से किए, तो बच्चे कैसे पैदा हुए फर्स्ट जनरेशन में, पूरे चारों के चारों टॉल पैदा हुए। फिर उन आगे गए गार्डन में, फिर गार्डन में देखिए बोले अरे यार ये एक बटाने का प्लांट था, पी प्लांट, उसके फली को खोले और फली को खोल के बटाने देखे तो उसके बटाने येलो कलर के थे, पीले बटाने। अभी भी दुकान में जाओ, किराना दुकान में 12 रुपये 15 रुपये पाव मिलते पीले बटाने। और आगे इधर देखे बाजू में एक बटाने का प्लांट, उस पर बटाने की फली लगी है, तो बटाने की फली खोल के देखे तो ग्रीन कलर के बटाने। बटाना समझते ना सब जानना, बटाना PEAP, तो मटर की फली आती है, बटाने की फली आती है दुकान में, सब्जी भाजी की दुकान में। तो पी प्लांट उन्होंने क्या किए, जब येलो वाला पी प्लांट, येलो पी देखे, पीले वाले बटाने देखे और दूसरे प्लांट पे देखे हरे वाले बटाने, बोले अरे इसमें भी बड़ी वैरायटी, हरे भी बटाने लग रहे मेरे पापा के गार्डन में और पीले भी बटाने लग रहे। तो उन्होंने क्या कर दिए, हरे बटाने वाले प्लांट के पोलन ग्रेन लिए और पीले बटाने वाले प्लांट की स्टिग्मा में डाल दिए। अब आई होप कि आपको स्टिग्मा और पोलन ग्रेन ये सब थोड़ा तो समझता होगा, ये सब 9th में हो गया है। तो उन्होंने क्या किए, ग्रीन पी प्लांट के पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर कर दिए येलो पी प्लांट के येलो पी लगने वाले प्लांट के स्टिग्मा में, यानी उन्होंने ग्रीन बटाने वाले प्लांट की शादी येलो बटाने वाले प्लांट के साथ में कर दिए। और फिर क्या हुआ, येलो और ग्रीन की शादी कर दिए। तो फिर इंतजार किए, पोलन ग्रेन स्टिग्मा में डाल दिए, फूल में। स्टिग्मा कहाँ रहती, फूल के अंदर रहती। तो फूल से फल बना, फल से फल्ली बनी, फल्ली खोले तो दाने निकले और दाने निकले तो कौन से कलर के थे, येलो कलर के। उन्होंने कहा अरे बोले ग्रीन बटाने की शादी येलो बटाने से कर दो तो बच्चे येलो कलर के पैदा होते, बोले फर्स्ट जनरेशन में। फली खोल के देखे तो 4 बटाने निकले और चारों भी येलो कलर के निकले। तो इससे मतलब क्या हुआ, इन्होंने शादी दूसरी भी शादी करके देखे कि येलो बटाने की शादी ग्रीन बटाने से की जाए तो बच्चे कौन से पैदा होते, फर्स्ट जनरेशन में येलो बटाने पैदा होते। ऐसे इन्होंने बहुत सारी क्वालिटीज में इन्होंने रिसर्च करके देखा। इनको नहीं मालूम था डीएनए क्या होता है, बट इन्होंने रिसर्च किया और अपनी डायरी में लिखते गए जब मैंने ये प्लांट की शादी ये प्लांट से किया तो बच्चे ऐसे पैदा हुए, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में ऐसे बच्चे पैदा हुए। सब वो हिस्ट्री इतिहास पूरा लिखते गए वो। और अपने एक इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाए, उसके बेसिस पर कुछ उन्होंने नियम भी बना के गए, लॉ भी बना के गए और वो सब लॉज उन्होंने नोट्स बना के गए। फिर देखो उनके बाद ये 1886 में हुआ था। ह्यूगो डी व्रीज नाम के एक साइंटिस्ट आए और ये साइंटिस्ट ने क्या कहा, ह्यूगो डी व्रीज ने क्या कहा, म्यूटेशनल थियरी की इन्होंने। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो ये डीएनए है, यस तो बोलो, हाँ ये डीएनए क्या है, इसमें CGATGCTA
CGAT GCTA। अब मुझे ये बताओ POT पॉट और TOP टॉप दोनों का मतलब सेम होता क्या? POT पॉट और TOP टॉप का मतलब सेम होता क्या? नो, पॉट यानी मटका घड़ा या फ्लावर पॉट हो सकता है, और टॉप यानी भौरा। भौरा माने लट्टू, रस्सी बांध के ऐसा फेंकते तो गोल गोल घूमता। और टॉप, आप पढ़ाई में टॉप भी करते हो आप लोग। तो पॉट और टॉप आर नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है? यहाँ का P और यहाँ का T का सीक्वेंस बदल गया। सीक्वेंस बदल जाए तो क्या हो जाता है? मीनिंग बदल जाता है। तो ये कोड लैंग्वेज है, ये डीएनए में कोड लैंग्वेज में लिखा है CGAT GCTA CGAT GCTA, ये कोड लैंग्वेज में। लेकिन अगर आप अपना एक्सरे करा रहे बार बार अपने हाथ का या अपने बॉडी का बार बार एक्सरे करा रहे, तो जो एक्सरे होती है, जो इनविजिबल एक्सरेज होती है, वो अगर आपके डीएनए में से भागेगी जाकर, या बहुत ज्यादा सनलाइट धूप में घूम रहा, आप मई महीने की गर्म धूप है और रेगिस्तान में आप घूम रहे खुले, यानी आपने खुले हाथ है आपके और ऐसे घूम रहे आप बिंदास में, तो वो सन की रेज आएंगी, अल्ट्रावायलेट रेज, और वो क्या कर देंगी? आपका ये कोड बदल देंगी। यहाँ देखो कोड क्या था आपका, CGAT GCTA। तो ये गलती से क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर CG, या यहाँ पर हो गया समझो 80 फिर से, और यहाँ हो गया CG। कोड बदल गया। क्या आपको मालूम है थोड़ी देर पहले वहां क्या लिखा था? तो ये CG है, ये 80 है, यहाँ लिखा था GC, तो GC की जगह क्या आ गया? 80 आ गया। और यहाँ क्या लिखा था? यहाँ TA लिखा था, तो TA की जगह क्या आ गया? CG आ गया। यहाँ पहले क्या था? यहाँ पहले था, ये यहाँ से लिख के बोल रहा हूँ, GC था, और पहले यहाँ क्या लिखा था हिंदी में? पहले यहाँ था TA। तो देखो TA की जगह CG आ गया, और यहाँ TA की जगह CG आ गया, और GC की जगह 80 आ गया, तो कोड ही बदल गया। तो ये कोड बदल जाने को कहते हैं म्यूटेशन हो जाना, डीएनए का कोड का सीक्वेंस इधर उधर हो जाना। और उसका सीक्वेंस अगर इधर उधर हो गया, सीक्वेंस भटक गया, तो हमारी बॉडी में प्रोटीन कैसा बनेगा? डीएनए, अगर डीएनए में चेंज होगा तो बायोडेटा में चेंज हो जाएगा। बायोडेटा में चेंज हो गया तो जो आदमी गोरा था, जिसके मम्मी पापा गोरे थे, ऐसा हो चुका है। जब मैं हिजलब कॉलेज में पढ़ता था, तो हिजलब कॉलेज में पढ़ते समय हमारे एक सर ने बताया, बोले एक आदमी था, बोले उसका आदमी बोले गोरा एकदम फेयर एंड हैंडसम, और वो उसकी जो वाइफ थी बोले वो एकदम फेयर एंड लवली, और दोनों की शादी हुई और उनका बच्चा पैदा हो गया, बोले अफ्रीकन काला काला बच्चा पैदा हो गया बोले। तो उनके खूब घर में झगड़े चल रहे बोले कि हस्बैंड इतना गोरा, उसके हस्बैंड के मम्मी पापा दादा दादी गोरे गोरे, और मम्मी गोरे, नाना नानी गोरे गोरे, और बच्चा एकदम से काला पैदा हो गया, अफ्रीका जैसा एकदम डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो ये क्या हो गया? हो सकता है म्यूटेशन होगा, डीएनए का सीक्वेंस चेंज होगा, थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज होगा तो माल नया बनेगा, प्रोडक्ट नया बनेगा। क्यों भाई? बायोडेटा ही चेंज कर दिया आपने, कोड बदल दिए, तो माल भी तो नया मिलेगा। अगर मैंने अपने मम्मी को कोड लैंग्वेज में लिख के दिया कि POT पॉट, तो मेरे मम्मी को मालूम है पॉट यानी क्या। अगर मैंने आपको एक चिट्ठी लिख के दिया और उस पर लिख के दिया POT पॉट, और वो चिट्ठी मैंने कहा जाओ मेरे मम्मी को देके आ जाओ, तो मेरे मम्मी जैसी चिट्ठी पढ़ेंगे POT पॉट, तो गाजर का हलवा बनाना चालू कर देंगे। क्यों मालूम है? मेरे मम्मी को मालूम है कि POT पॉट यानी गाजर का हलवा, कोड लैंग्वेज पॉट यानी गाजर का हलवा, है ना। तो मेरे मम्मी गाजर का हलवा बना रहे। अब मैंने क्या किया, आपको एक चिट्ठी दी, उसमें POT पॉट लिख दिया और बोला जाओ मेरे मम्मी के पास में देके आ जाओ। आप रास्ते से जा रहे हैं और जाते जाते आपके हाथ से वो चिट्ठी गुम हो गई। आपने सोचा अरे अंसार सर की मम्मी को कोड लैंग्वेज लिख के देना था, चिट्ठी गुम हो गई। तो आपने क्या किया, पेन लिया और कागज लिया और अपने मन से एक चिट्ठी बना ली, और वो चिट्ठी आपको वो लगा क्या लिख के दिया अंसार सर ने, समझो आप मंद बुद्धि हो, है ना, क्या बोलते हैं आप बुड़बक हो, तो आपका दिमाग काम नहीं करता। तो आपने क्या किया, बोले हाँ याद आया, अंसार सर ने लिख के दिए थे TOP टॉप, तो आपने लिखे एक चिट्ठी पे TOP टॉप, और गिल्ले और मेरे मम्मी को ले जाके वो चिट्ठी दे दिए। मेरे मम्मी ने चिट्ठी पढ़ी TOP टॉप, और मेरे मम्मी ने करेले की कड़वी कड़वी सब्जी बना ली, करेले की। फिर जब शाम हुई, मैं अपना ट्यूशन वगैरह पढ़ा के घर गया, और मैंने वो चिट्ठी मैंने कहा मम्मी दीजिए, अब वो बहुत भूख लगी, मीठा खाने का मन हो रहा। मम्मी बोले क्या मीठा? करेले का कड़वा सब्जी बनाई हो बोले। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैंने तो गाजर का हलवा बनाने कहा था, कोड लैंग्वेज में लिख के भेजा था ना मैंने POT पॉट।
तो मम्मी बोलेंगे कहाँ बेटा, पॉट थोड़ी भेजा, तुमने तो टॉप लिख के भेजा। फिर मम्मी वो चिट्ठी दिखाएंगे, मैं समझ जाऊंगा ये आपकी हैंड राइटिंग है, तो गड़बड़ होगी। तो क्या हुआ मालूम है, कोड लैंग्वेज गलत हो गया तो माल भी नया बनता, माल भी गलत बन जाता है। तो यहाँ पर कोड लैंग्वेज चेंज हो गया, उसको बोलते हैं म्यूटेशन हो जाना। बात समझ रहे हो? कभी कभी अचानक से चेंज आ जाता था कि कुछ कोई अलग दिखने वाले को बच्चे कुछ अलग ही हो जाते, लोग बोलते ये कहाँ से हो गया, तो ये म्यूटेशन हो गया। और म्यूटेशन कैसे हो सकता है, बार बार एक्सरेज निकालने से हो सकता है। अब वो गैमा रेज क्या होती है, तो ये आप 9th में पढ़े, तो फिर मैं बाद में समझाऊंगा आपको गैमा रेज क्या होती है। तो गैमा रेज आती, इनविजिबल रेज आती, उससे हो सकता है। आर्टिफिशियल कलर खाने से, कैंसर होने से, कैंसर में भी ऐसा हो जाता है। चलो ठीक है, वॉल्टर और सटन दो साइंटिस्ट थे, दो बायोलॉजिस्ट थे, वॉल्टर एंड सटन। इन्होंने क्या कहा, क्रोमोसोम जोड़ी जोड़ी में रहते हैं। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। उन्होंने कहा क्रोमोसोम जोड़ी में रहते हैं। बोले क्रोमोसोम जोड़ी में रहते तो मतलब क्या है, बोले मेरी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स है बताओ। मालूम है आपको, 9th में पढ़े आपने, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स रहते। कितने रहते, 46। और वो 46 कैसे रहते, 23 पेयर्स, 23 जोड़ी, 23 जोड़ी मिलाकर 23 जोड़ी 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स। तो कैसे रहेंगे मालूम है, मेरे पास फर्स्ट क्रोमोसोम मॉम से आया, फर्स्ट क्रोमोसोम डैड से आया, सेकंड क्रोमोसोम मॉम से आया, सेकंड क्रोमोसोम डैड से आया, थर्ड क्रोमोसोम मॉम से आया, थर्ड क्रोमोसोम डैड से आया, फोर्थ क्रोमोसोम मेरे मॉम से आया, फोर्थ क्रोमोसोम मेरे डैड से आया, फिफ्थ क्रोमोसोम मेरे मॉम ने मुझे दिए, फिफ्थ क्रोमोसोम मेरे डैड ने मुझे दिए, सिक्स्थ वाला क्रोमोसोम मेरे मॉम ने मुझे दिए, सिक्स्थ वाला क्रोमोसोम मेरे डैड ने मुझे दिए। ऐसा करते करते 23rd नंबर का क्रोमोसोम मेरे मॉम ने मुझे दिए, 23rd नंबर का क्रोमोसोम मेरे डैड ने मुझे दिए। तो 23 क्रोमोसोम्स मुझे मेरे मम्मी से मिले और 23 क्रोमोसोम्स मुझे मेरे डैडी से मिले, दोनों मिला के कितने हो गए, 46। लेकिन वो है कैसे, फर्स्ट मम्मी का, फर्स्ट पापा का, सेकंड मम्मी का, सेकंड पापा का, जोड़ी जोड़ी, फर्स्ट फर्स्ट, मम्मी पापा फर्स्ट फर्स्ट, मम्मी पापा सेकंड सेकंड, मम्मी पापा थर्ड थर्ड, मम्मी पापा फोर्थ फोर्थ, मम्मी पापा फिफ्थ फिफ्थ, मम्मी पापा सिक्स सिक्स। तो ऐसे ह्यूगो डी व्रीज ने क्या बताया, सॉरी वॉल्टर एंड सटन ने क्या बताया कि क्रोमोसोम जोड़ी जोड़ी में रहते हैं। वैसे हमेशा जोड़ी में नहीं रहते, मैं आगे समझाऊंगा, बाद में वो जोड़ी बनाते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है। तो पेयर्ड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की जोड़ी रहती है। उन्होंने कहाँ पता किया, किसको काटे उन्होंने, अंसार साहब को काट के देखे क्या, नो, उन्होंने ग्रास हॉपर पकड़े। ग्रास हॉपर है ना वो ग्रीन कलर का चिड्डा टिड्डा क्या बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं हमारे इधर उसको, ग्रीन कलर का घोड़ा, वो उड़ता है, कहीं पे भी जाके चिपक जाता, बैठ जाता। फिर एवरी मैककार्टी एंड मैक्लिओड, ये नाम टेक्स्ट बुक में आए, अगर यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो टेक्स्ट बुक में देख लेना। इन्होंने कहा कि सभी लिविंग बीइंग्स में डीएनए रहता है, जी जो भी रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनके भी बच्चे पैदा होते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, कुत्ता बिल्ली गाय सांप बिच्छू और जितने भी होते होंगे सब के अंदर, सब लिविंग बीइंग्स में डीएनए रहता है। बोले वायरसेस में नहीं रहता है। पहली बात तो वायरसेस के ऊपर कंट्रोवर्सी है, वायरसेस लिविंग बीइंग्स है या नहीं है। अभी जो कोरोना वायरस का कोविड-19 का माहौल चल रहा है, तो जब तक वायरस बॉडी के बाहर है, रास्ते में पड़ा है, जूते चप्पल पे लगा हुआ है, कहीं भी है, तो जब तक वायरस बाहर पड़ा रहता वो डेड रहता। जब वो लिविंग बॉडी में अपनी बॉडी के अंदर घुसता, जब वो लिविंग बन जाता है। तो बायोलॉजिस्ट में अभी कंट्रोवर्सी है, कुछ बायोलॉजिस्ट बोलते वायरसेस आर डेड थिंग्स और कुछ बोलते वायरसेस आर लिविंग बीइंग्स। तो एक्चुअली वायरसेस बॉडी के बाहर जब तक है, धूल मिट्टी में रास्ते में पड़े हैं, तो वो डेड रहते। जब अपनी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो वो लिविंग बन जाते, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि सभी लिविंग बीइंग्स में डीएनए होता है। और फिर आखिरी में फ्रैंकोइस जेकब एंड जैक मोनर्ड, फ्रैंकोइस जेकब एंड जैक मोनर्ड ने क्या कहा कि बोले डीएनए के मदद से प्रोटीन बनता है, डीएनए के मदद से प्रोटीन बनता है अपने बॉडी में। जैसा डीएनए में कोड रहेगा वैसा प्रोटीन बनेगा। देखो जैसा कोड था, पीओटी पॉट रहता तो क्या कोड था, हलवा, गाजर का हलवा बनाओ। टीओपी टॉप रहा तो कोड क्या बनता, करेले की सब्जी बनती, कड़वी कड़वी। तो कोड जैसा रहेगा माल वैसा बनेगा। तो माल यानी क्या है, क्या माल बनता अपनी बॉडी में, तो अपनी बॉडी में प्रोटीन बनता। जिसके चमड़ी के नीचे, जिसके स्किन के नीचे ज्यादा प्रोटीन रहता है, कौन सा वाला प्रोटीन, एक प्रोटीन है जिसका नाम है मेलानिन। मेलानिन, मेलानिन मराठी तो मेलानाइट। मेलानिन नाम का एक प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन जिसके चमड़ी के नीचे ज्यादा रहता है वो लोग काले होते हैं, सांवले होते हैं। प्रोटीन मेलानिन प्रोटीन अगर हमारे चमड़ी के नीचे ज्यादा है तो हम कैसे रहेंगे,
काले काले डार्क रहेंगे। अफ्रीका के लोगों के चमड़ी के नीचे, अगर अफ्रीका के अंकल आए, आपने ब्लेड से उनका चमड़ी काट दी और नीचे देखे तो आपको मेलानिन प्रोटीन दिखेगा, बहुत सारा मेलानिन प्रोटीन, ठीक है। जिनमें मेलानिन प्रोटीन कम है उनका चेहरे का कलर ब्राउन है, ब्राउन कलर के दिखते वो, यानी गेहुआ कलर बोलते, गोरे भी नहीं काले भी नहीं है। और जिनके स्किन के नीचे मेलानिन प्रोटीन बहुत कम रहता वो लोग गोरे रहते, वो लोग गोरे रहते, है ना, फेयर रहते वो लोग, मेलानिन प्रोटीन कम रहता। और जिनके स्किन के नीचे मेलानिन प्रोटीन है ही नहीं वो लोग भूरे रहते, भूरे। 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था, एक भूरे की फोटो दी हुई है, कोट्टा है ना, एक लड़का दिया हुआ है और वो भूरा है, उसके पूरे बाल भी सफेद है और आंखें आईब्रोज भी सफेद है और फेयर को एकदम बहुत भूरा भूरा है, तो मेलानिन प्रोटीन ही। तो मेलानिन प्रोटीन फ्रैंकोइस जेकब ने और जैक मोनार्ड ने क्या कहा कि डीएनए के कोड के अनुसार प्रोटीन बनता है, अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन इन डीएनए प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड, ठीक है। अब एक्चुअली मैंने यहाँ आरएनए भी बनाया था, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, लेकिन ये क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। एक्चुअली मजाक मजाक में लेक्चर जो है बहुत लंबा हो गया, फिर अब यहाँ रुक जाते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे। गवर्नमेंट अगर बोल भी रही बाहर घूमो करके, तो आप बाहर नहीं घूमोगे, फॉलो द रूल्स ऑफ द लॉकडाउन, और कहीं भी इधर उधर खरीदी बिक्री करने के लिए घूमना नहीं है, घर में रहना है, ठीक है।